बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों से वादा हुआ था कि इंशाअल्लाह आज हम एक वेबकास्ट करेंगे, एक लाइव इंटरव्यू। बहुत ही मशहूर, अक्सर आप मुख्तलिफ वेबिनार्स पर देख रहे होंगे डॉक्टर माजिद अली आब्दी को। तो उनके साथ, वो मेरे साथ हैं, तो मैं जस्ट उनको ऐड करता हूं अपने साथ, और फर्दर रिक्वेस्ट होगी माजिद से थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मैं वैसे बता दूं कि माजिद मेरे क्लास फेलो हैं, और हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में, मुझे अब तक याद है, वो एक प्रोग्राम पता नहीं माजिद ने होस्ट किया था एज अनवर मकसूद स्टूडियो ढाई टाइप का, और मैं उसमें एक फोर्थ ईयर स्टूडेंट बना था, और बड़े माशाल्लाह कॉन्फिडेंट। और माजिद हमेशा से बहुत अच्छा बोलते हैं। अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त के माहिर नफ्सियात हैं, जहाँ लोगों को कन्विंस करना ही सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। तो पहले तो मैं चाहूँगा माजिद आप इंट्रोड्यूस करें, फिर हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया। मेरा नाम डॉक्टर माजिद अली आब्दी है। ऑडियंस के लिए, मैं माहिर नफ्सियात हूँ, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं 20 साल हमदर्द यूनिवर्सिटी में सरबराह शोबा नफ्सियात रहा हूँ, और अब डायरेक्टर हूँ मैं दी ब्रेन क्लिनिक में, जो ताज कॉम्प्लेक्स कराची में वाक़ है। मैं और फवाद ने अपनी जो स्टूडेंट लाइफ है सिंध मेडिकल कॉलेज में एक साथ गुजारी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि फवाद और मुझ में एक चीज़ कॉमन है। मुश्किल से कोई सिंध मेडिकल कॉलेज में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ऐसी रही होगी जिसमें हम दोनों ने पार्टिसिपेट ना किया हो, और एक और पॉजिटिव तरीके से पार्टिसिपेट ना किया हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को इस हिसाब से खुशनसीब समझता हूँ कि मैं फवाद का क्लास फेलो हूँ, खुशनसीब हूँ, क्योंकि फवाद ने जिस तरीके से इस फेसबुक के इस लाइव प्रोग्राम्स के ज़रिए जिस तरह से अवाम-उन्नास के लिए आगाही के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं, फवाद, इसका कोई नेमल बदल नहीं है, और मेरा ख्याल है कि सिर्फ अल्लाह ताला ही इसकी आपको जज़ा दे सके। बहुत शुक्रिया माजिद। और ये आज का हमारा ये भी बड़ा उसी का हिस्सा है, क्योंकि मुझे हार्ट के हवाले से मैं अक्सर चीज़ें अपलोड कर देता हूँ। इनबॉक्स में लातादात ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सवालात, और इवन प्रैक्टिकल लाइफ में, क्लिनिक में ऐसे कई मरीज देखने पड़ते हैं जिनमें वाज़े तौर पे ऐसा नज़र आ रहा होता है कि इनका ज़्यादा मसला नफ्सियाती है, कोई ऑर्गेनिक इशू नहीं है। अच्छा, अब हमारे यहाँ मैं डायरेक्ट दिल के मरीजों पे नहीं आता, मैं थोड़ा सा एक जनरल बात करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों में एक थोड़ी सी एक फील, एक पता नहीं, वो गिल्ट फील करते हैं कि शायद माहिर नफ्सियात के पास जाना है कि मतलब है कि पागल के किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, खुदा न खास्ता। हालांकि आम हालात में अब जब हम इतना मेडिकल हेल्थ, और इससे और ऐसा होता भी है, मैं कभी हमारे साथ माहिर नफ्सियात सफ़र कर रहे होते हैं, हम कभी CME में, तो वो एक सामने 1-2 घंटे की ऑब्जर्वेशन में एक नॉर्मल आदमी में कई साइकेट्रिक इशू वो निकाल लेते हैं कि भाई इसको ये मसला भी है, और ये मसला भी है, और ये मसला भी है। तो उस लिहाज से मैं एक सोचता हूं कि हमारी आम रोजमर्रा की जिंदगी में, बचपन से लेके जवानी तक, शादीशुदा जिंदगी में, हर आदमी के हम देखते हैं एक जहनी लिहाज से एक लेवल डिफरेंट होता है। हम क्या करते हैं कि बस उसको एक नाम दे देते हैं कि भाई ये ठीक है, दिल का अच्छा है, थोड़ा गुस्सा कर लेता है, थोड़ा झगड़ा कर लेता है, कुछ कर लेता है। तो एक जरा हमारे आम सारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा एक इंसाइट दें कि क्या चीजें होती हैं जो गाइड करती हैं अब ये मामला आते हैं कि अच्छा है कि आप बजाय इसके कि अपनी पूरी जिंदगी को तबाह, और मेंटल लेवल आप अपसेट हो, आपका सारा खानदान, हर चीज उस पर उसका असर जा रहा होता है, और उसके कई नुकसानात भुगत रहे होते हैं, पूरी पूरी जिंदगियां लोगों की तबाह हो जाती हैं। तो ये किस तरह जांचे कि अब हमें किसी माहिर नफ्सियात से मशवरा करना चाहिए? देखें फवाद, आपके सवाल के ना दो पहलू हैं, और दोनों ही बहुत ही अहम पहलू हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो अमूमी तौर पे जब आप किसी शख्स को ये कहें ना कि आपको नफ्सियाती इलाज की ज़रूरत है, तो वो शख्स आपसे डायरेक्टली नाराज़ हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि आपने उसको पागल कह दिया है, यानी नफ्सियाती मरीज कहने का मकसद पागलपन है। अच्छा, अपने नाजरीन के लिए मैं ये बात यहाँ शेयर करूँ कि हम अपनी प्रैक्टिस में 95 से 97% मरीज वो देखते हैं, यानी हमारी प्रैक्टिस में जो मरीज एंजाइटी, डिप्रेशन, रोजमर्रा मामलात के, डॉक्टर साहब नींद नहीं आती, सर में दर्द होता है, घबराहट होती है, उदासी है, बेजारी है, ये वो अलामात है जो हर दूसरा तीसरा शख्स हमारे क्लिनिक में लेकर आता है। ये वो मरीज हैं जिनको किसी तौर से पागलपन का शिकार नहीं कहा जा सकता, नफ्सियाती बीमार नहीं कहा जा सकता, जो अमूमी तौर पे हम जिनको नफ्सियाती मरीज या जिनको पागलपन का शिकार या पागल मरीज कहते हैं।
सिर्फ 3 से 5% मरीज ऐसे हैं जिनको साइकोसिस का मर्ज होता है जो क्लिनिक्स में आते हैं, और उनको हम ये कह सकते हैं कि ये शख्स नफ्सियाती है या पागल। लफ्ज पागल का मैं अपनी प्रैक्टिस में ईमानदारी से ये बता रहा हूँ कि पिछले 1995 में जब हमने ग्रेजुएशन किया था, उसके फौरन बाद ही मैं साइकियाट्री वार्ड से मुंसलिक हो गया था। आप जानते हैं फवाद इस बात को। उस दिन से आज तक में किसी एक ऐसे शख्स को नहीं मिला जिसको मैं पागल कह सकूं। सही। इतने हजारों मरीज मेरे पास जो पार्शल रिकॉर्ड है, यानी जो मेरे शाम के क्लिनिक का रिकॉर्ड है, उसके रिकॉर्ड के हिसाब से मैं अब तक तकरीबन 47,000 मरीजों के साथ कांटेक्ट में रहा हूँ। और जो मॉर्निंग में मैंने मरीज देखे उनकी तादाद तो शायद इससे भी थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन आज तक एक पागल से नहीं मरा। क्योंकि अमूमी तौर पे जो 3 से 5% मरीज जिनको हम नफ्सियाती कह सकते हैं उर्फे आम के हिसाब से, उन मरीजों का IQ आम लोगों से ज्यादा अच्छा होता है, मुझसे ज्यादा अच्छा होता है। मेरे बेताशा मरीज ऐसे हैं जिनका IQ लेवल मुझसे बहुत अच्छा है, और उनका सोशल कोशेंट लेवल, यानी सोशली वो किस तरह से चीजों को एनालाइज करते हैं, वो भी शायद मुझसे बेहतर हो। तो ज्यादातर मरीज जो जहनी मसाइल का शिकार हैं वो नफ्सियाती मरीज नहीं है, वो पागलपन का शिकार नहीं है। और अब ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो इलाज मौजूदा मॉडर्न दौर में इन बीमारियों का है, वो उन न्यूरोट्रांसमीटर की डिस्टर्बेंस, ये बात बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो गई है आज से तकरीबन 80 साल पहले। 1934 में पहली दफा जब एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन मार्केट में आई थी, तो उस वक्त ये बात समझ में आई कि मिजाज की तब्दीली, उदासी बेजारी होना, घबराहट बेचैनी होना, खौफ डर का शिकार हो जाना के पीछे दिमाग के कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हैं। अच्छा, आम इंसानों को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ये लफ्ज टेक्निकली शायद ठीक ना हो, कि ये जो दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये बिल्कुल उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से हमारे जिस्मानी विटामिन होते हैं। यानी जब हम मरीजों को एंजाइटी डिप्रेशन के लिए दवाइयां भी देते हैं तो वो फौरी तौर पे काम नहीं करती, उनको 15-20 दिन लग जाते हैं अपना इफेक्ट लाने में भी। सही। तो अब लोगों को ये बात समझना होगा कि जिन वजह से ये बीमारियां हो रही हैं वो वजह दिमाग के एक विटामिन की तरह के कुछ केमिकल्स हैं जिनको उर्फे आम में टेक्निकल जबान में हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन, डोपामीन और जो इस तरह के, लेकिन अमूमी तौर पे जो मरीज हमारे पास आ रहे हैं उनके कुछ ही एक आध न्यूरोट्रांसमीटर में कुछ चीजें आगे पीछे होती हैं, और उसको ठीक करने के साथ ही अल्लाह के ताला की तवज्जुह से जाहिर है कि शिफा तो रब की जात ने देनी होती है, और मरीजों में वो तमाम अलामात या बहुत सारी अलामात ठीक हो जाती हैं। आपका जो दूसरा सवाल था कि ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन मरीज है और कौन नॉर्मल है, एक नॉर्मल वेरिएशन है, नॉर्मल आदमी है। अब हमें ये बात समझनी होगी, और मैं एक बहुत आसान मिसाल से समझाता हूँ जो हमारे ज्यादातर लोगों ने उस तरह से गुजरा है। इम्तिहान के दिन किसने नहीं देखे, जिसने प्राइमरी भी पास की है, मैट्रिक का भी इम्तिहान दिया है, इम्तिहानों के दिनों में हम एक टेंशन का, एक स्ट्रेस का शिकार होते हैं। अच्छा, ये जो एंजाइटी या टेंशन स्ट्रेस होती है ये क्या करती है, ये हमें इम्तिहान की तैयारी करवा देती है। अगर हम इस एंजाइटी और स्ट्रेस को माइनस कर दें तो हम तैयारी नहीं कर सकें। हमें ये डर और खौफ ना हो कि हम वक्त पे अपने ऑफिस ना पहुंचे तो हम अपने ऑफिस नहीं पहुंच सकते। हमें ये परफॉर्मेंस का एहसास ना हो तो कि बॉस हमें डांटेंगे, हम अपने काम को इस तरह से कर लें तो हम अपना परफॉर्मेंस नहीं देते। अगर स्टूडेंट हैं तो वक्त पर और तालीम के हिसाब से वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ये जो जज्बात हैं, घबराहट होना, बेचैनी होना, टेंशन होना, उदास होना, बेजार होना, मायूस होना, ये नॉर्मल इंसानी जज्बात हैं। यानी हर शख्स इन जज्बात से जिंदगी में रोजमर्रा दिन में गुजरेगा। अब बीमारी कब है, यानी एक तो ये बात समझनी है कि अगर आप पर ये जज्बात आते हैं तो लाजमी नहीं है कि आप नफ्सियाती मरीज हैं या जहनी मरीज हैं और आपको इलाज की जरूरत है। इलाज की जरूरत कब है? यानी एक तरह से आपकी बातों से ये बात निकली कि ये जज्बात आपकी जिंदगी को एक नॉर्मल पैटर्न पे गुजारने में मददगार हैं, क्योंकि आपको स्ट्रेस नहीं होगा। आप बिल्कुल ना सिर्फ मददगार हैं बल्कि मेजॉरिटी टाइम आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने में मदद देते हैं, जरिया बनते हैं। बिल्कुल आपको और मुझे जब ये बात तय हुई थी कि आज हमने ये प्रोग्राम करना, तो और चूंकि ये हमारा एक ऑल ऑफ सडन आज ही के दिन आपस में तय हुआ था, तो आपकी भी मसरूफियात थी, मेरी भी मसरूफियात थी, और हमने फिर ये प्लान किया तो 2-4 मिनट के लेट होने के साथ, लेकिन हम प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। अगर हम ये स्ट्रेस ना लेते कि जो हमने लोगों से वादा कर लिया उसको पूरा उसके मुताबिक हमें करना है, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि ये जज्बात
होना बीमारी की अलामत नहीं है। अब बीमारी कब है सही, ये समझना है। सही। जब भी आपको घबराहट, बेचैनी, उदासी, बेजारी इतनी ज्यादा हो जाए कि आपकी परफॉर्मेंस जो अमूमी तौर पे इस स्ट्रेस और टेंशन में बेहतर होती थी, खराब होना शुरू हो गई है। अच्छा, अच्छा, या अच्छा। या आपकी अपनी जाती परफॉर्मेंस की वजह से गड़बड़ हो रही है, या आपके रवैये की वजह से आपके आसपास लोग परेशान हो गए। मिसाल सही। के तौर पे मैं अगर घबराहट का शिकार हूं और मैं उस घबराहट को ट्रांसलेट कर रहा हूं अपनी पूरी फैमिली में, बच्चों से लड़ रहा हूं, बीवी से लड़ रहा हूं और बच्चों को डांट रहा हूं बार बार, और उसकी वजह से मेरी फैमिली ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, मैं तो डिस्टर्ब हो ही रहा हूं, तब भी सही। इलाज की जरूरत है। यानी अब बारीक सा पैरामीटर है कि आपके रवैये के अंदर, इन्हीं रवैयों में, यानी वही रवैये जो नॉर्मल रवैये हैं, उनमें की शिद्दत इतनी ज्यादा हो जाए कि आपकी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो जाए, या बाकी आपके आसपास लोगों की, यानी फैमिली या ऑफिस के कुलीग्स की, या ये जो अलामात हैं या टेंशन या एंजाइटी की जो अलामात हैं, ये उस टेंशन और एंजाइटी के खत्म होने के बाद भी परमानेंटली चलती रहे। मिसाल के तौर पे खुदा ना करे अगर किसी के घर में कोई डेथ हो जाती है किसी करीबी की, ज़ाहिर है हर आदमी दुखी होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत निज़ाम बनाया है इंसानी जज्बात का कि उस दुख को वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो जाता है और इंसान बिल्कुल, वापस अपनी नॉर्मल फिनोमेना बिल्कुल। पे आ हमने जाता है। देखा है कि मैक्सिमम लेकिन हफ्ते 10 दिन में इंसान अपने आहिस्ते 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 खुद ठीक है, एक जहन में वो चीज मौजूद तो रहती है, लेकिन वो वाला जो ब्रंट होता है जो एट द इवेंट हुआ था, वो फिर नहीं रहता है। ग्रेजुअली खत्म हो जाता है। अच्छा, ये जो बिल्कुल। आपने हफ्ते 10 दिन का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, इसलिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि अगर किसी शख्स को डिप्रेशन की बीमारी डायग्नोस करनी है, सही, डिप्रेशन की अलामात की बात नहीं कर रहा, मुझे सही, किसी दुख के ऊपर उदासी बेजारी हो जाती है 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 दिन की, 5 दिन की, और फिर मैं उससे रिकवर कर जाता हूँ, ये नॉर्मल है, बिल्कुल सही। एब्सोल्युटली नॉर्मल है। लेकिन डिप्रेशन की बीमारी डायग्नोस करने के लिए कम से कम 15 दिन मुसलसल मुझे उदासी बेजारी अच्छा। से मुताल्लिक गुड। डिप्रेशन डायग्नोस किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। सही। तो और उसमें भी ये शर्त है कि अगर 15 दिन बाद भी मेरी अलामात खुद ब खुद कम हो रही हैं और मैं नॉर्मल जिंदगी पे आ रहा हूं, तब भी डिप्रेशन डिसऑर्डर नहीं होता, हम उसे ग्रीफ रिएक्शन कहते हैं, और ग्रीफ ठीक। रिएक्शन 3 महीनों तक भी हो सकता है। सही, सही। अच्छा, अभी मुझे कमेंट्स में ना काफी सवालात आ रहे हैं इस हवाले से कि डिप्रेशन को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं और थोड़ा सा एंजाइटी को, मोटी मोटी चीजें वो क्या होंगी। ये तो हमें समझ में आ गया कि ये डिप्रेशन और एंजाइटी एक नॉर्मल बिहेवियर है डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस पे। अब ये बिहेवियर अगर आपकी अपनी परफॉर्मेंस को बैडली इफेक्ट कर रहा है या बहुत प्रोलॉन्ग चला जा रहा है, आपके आसपास इससे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो फिर ये मर्ज की सूरत इख्तियार कर रहा है। अब उस सूरत में एक इंसान खुद अपने आप को क्या, किस बुनियाद पे जज करे कि वो अब डिप्रेसिव हो रहा है या वो एंजाइटी का शिकार है। अच्छा, अब इसको हम पहले 2 में डिवाइड करते हैं, क्योंकि ज्यादातर मरीजों में डिप्रेशन और एंजाइटी की अलामात बहुत मिक्सअप होती हैं। इवन अच्छा, एज ए साइकियाट्रिस्ट बाजुकात हमें भी प्रॉब्लम होती है ये डायग्नोस करने में कि इस मरीज में एंजाइटी के सिम्टम प्रीडोमिनेंट है या डिप्रेशन में। अच्छा। और सही। एक रीसेंट स्टडी, एक केस्लर एट ऑल, एक एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं जो बहुत बड़े एपिडेमियोलॉजिस्ट है, पिछले 38-39 सालों से मेंटल हेल्थ की एपिडेमियोलॉजी पे काम कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि 2/3 डिप्रेशन के मरीजों में एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं, इसी तरह से 2/3 एंजाइटी के मरीजों में डिप्रेशन के सिम्टम होते हैं। तो अब हमें पहले एक 2 अलामात को समझना है। अगर हमने ये अलामात समझ ली तो हम एंजाइटी डिप्रेशन में डिफरेंशिएट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। एक अलामत यह है कि मेरा दिल आजकल उस तरह से खुश नहीं रह रहा है जिस तरह से मैं अमूमी तौर पे रहता था, और मैं ज़ाती तौर पे सब्जेक्टिवली उदासी, बेजारी, मायूसी का शिकार हूँ, यानी ये अलामत मौजूद है। अगर किसी शख्स को ये अलामत मौजूद है मुसलसल 15 दिन तक या 2 हफ्तों तक, और इस अलामत की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है या अलामत की शिद्दत कम नहीं हो रही, यानी नॉर्मल हालात में जैसे हमने पहले बात की तो उदासी बेजारी की अलामत खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। अगर ये सही। अलामत कम नहीं हो रही है या इसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है और मुसलसल 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं, और साथ में कुछ एडिशनल अलामात, मिसाल के तौर पे नींद का ना आना, जहन की सोचें इधर से उधर हो जाना, बेजारी होना, मायूसी के ख्यालात आना, वजन का कम या ज्यादा हो जाना,
इसी तरह से भूख का कम या ज्यादा लगना, क्योंकि अमूमी तौर पर मैं सिर्फ थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूँ क्योंकि एक सवाल था ऐसा, एक उन्होंने पूछा है कि मैं अक्सर अपने पेन वेन किलर के लिए एंटी डिप्रेसेंट या इस किस्म की चीजें लेती हूँ जिससे बेहतर हो जाते हैं। तो मैंने तो ये भी सुना है कि ये जो अनयूजुअल पेन्स आपको रह रहे होते हैं ये भी कभी डिप्रेशन की अलामत हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है। मैं जरा सा इसको कंप्लीट कर लूं तो इसका मतलब है ये 15 दिन से ज्यादा अगर अलामात हैं तो फिर आप डिप्रेशन के मर्ज का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से अक्सर अलामात हैं कि नींद नहीं आ रही है, नींद के साथ घबराहट भी हो रही है, बेचैनी भी हो रही है, लेकिन उदासी बेजारी वाला ही अलामत नहीं है, यानी या तो सब्जेक्टिवली उदासी नहीं है और आपके रोजमर्रा मामूलात में जो दिलचस्पी थी वो कम नहीं हुई है, तो फिर आपके ज्यादा चांसेस हैं कि आप एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हैं। एक और बात समझने के लिए आम लोगों के लिए कि जो डिप्रेशन का मरीज होता है उसकी ज्यादातर दिन भर में सोचें माजी की बातों पर गिल्ट और पछतावे पे होती है, वो मुझसे ये गलती हो गई, मैंने ये गलत कर दिया, मुझसे ऐसा गलत कर दिया। एंजाइटी डिसऑर्डर का जो मरीज होता है उसमें ज्यादातर दिन भर में बातें फ्यूचर से मुतालिक होती है, ऐसा गलत ना हो जाए, ये ना हो जाए, मैं फेल ना जाऊं, मुझे नौकरी से ना निकाला जाए, आगे चल के मेरी जिंदगी में क्या होगा। तो अगर इन अलामात के साथ फ्यूचर की सोचें ज्यादा है तो चांसेस है एंजाइटी डिसऑर्डर है, पास्ट की सोचें ज्यादा है तो चांसेस है कि ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। अब एक और बात को हमें समझना है, जो आपने बहुत शुरू में बड़ी इब्तदाई में जो बात की थी वो बड़ी खूबसूरत बात थी कि लोग नफ्सियाती मसाइल या इन अलामात को बीमारी के तौर पे समझते ही नहीं है। पूरी दुनिया में और सब कॉन्टिनेंट में बर्रे सगीर में ये खास बात है कि हम इस बात, अगर मिसाल के तौर पे कोई शख्स हमारी फैमिली में मौजूद है और वो ये कहे कि मुझे पिछले 1 महीने से तबीयत उदास रह रही है, बेजार रह रही है, मुझे किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, मेरी नींद भी डिस्टर्ब है, मुझे भूख भी डिस्टर्ब हो गई है, मेरा वज़न भी शायद ज़्यादा बढ़ गया है या कम हो गया है, तो हम सबका इमीडिएट रिस्पांस होगा तुम कोई टेंशन ले रहे हो, तुम खुश रहा करो, तुम क्यों सर पे सवार कर लेते हो। हम में से कोई नहीं समझेगा कि ये बीमारी हो सकती है, जबकि WHO के हिसाब से ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की अलामत है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर कोई शख्स अपनी बराबर पड़ोस से भी जिक्र करेगा कि बहन मेरे सर में 2 दिन से बहुत शदीद दर्द हो रहा है, तो वो फौरन कोई दवा भी ऑफर कर देंगी, वो कहीं जाके सीटी स्कैन करा लो, फला डॉक्टर साहब से दिखा लो। यानी हमें अब ये बात समझनी है कि ज़हनी अलामात या रवैयों की अलामात को हम बीमारी नहीं समझते, लेकिन जिस्मानी अलामात को हम बीमारी समझते हैं और इलाज की तरफ भागते हैं। तो बेतहाशा मरीज हमारे यहाँ ऐसे हैं कि जो बुनियादी तौर पे ज़हनी दबाव, परेशानी, एंजाइटी या डिप्रेशन के मर्ज का शिकार होते हैं, लेकिन चूंकि उन जज्बात की अलामात को बीमारी नहीं समझा जाता, तो जिस्म का, दिमाग का एक ऑटोमेटिक सिस्टम है कि उस जज्बात को जब बीमारी के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो वो मेडिकल सिम्टम या फिजिकल सिम्टम की सूरत में, सर दर्द और बाकी जगहों के दर्द की सूरत में वो सामने ले आता है। और फिर आपके NICVD की आज से कुछ साल पहले की एक स्टडी है कि NICVD की कार्डियो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में 1/3 मरीज जो रिपोर्ट होते हैं और वो 1/3 मरीज बेसिकली एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार होते हैं, कार्डियक पेशेंट नहीं होते। बिल्कुल। और इवन आप उन प्रिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कि बेंजोडायजेपिन का एक इज़्दिहाम होता है हर यंग, और उसकी प्रिस्क्रिप्शन में आपको ये जरूर नजर आएंगी। अच्छा, अब सर्टली मैं कार्डियक पेशेंट्स पे ही आना चाह रहा था, शुक्र है आपने बात खत्म ही दिल के मरीजों पे की है। अच्छा, हमारे लिए इतना बड़ा मसला दोनों तरफ से है। बहुत से ऐसे यंग लोग मल्टीपल कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा चुके, सारे टेस्ट उनके कराए जा चुके, एक अनजाना खौफ मौजूद है कि डॉक्टर साहब बता दें कि ये क्या है, क्यों हो रहा है। भाई आपका एको कर लिया वो नॉर्मल, इवन एंजियोग्राफी तक कर ली वो नॉर्मल, एक उनको कभी कोई धड़कन होती है या कोई यहाँ दर्द हो जाता है या वहां दर्द हो जाता है, और एक जहन पे खौफ सवार है कि मुझे कोई दिल का या कोई ऐसा मामला है जो मेरी जान या खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज हो जाएगी। और मैं समझा के जब थक जाता हूँ तो बड़ी मुश्किल होती है ये बताने के लिए कि भाई आप किसी उससे प्रॉपर, क्योंकि वो बेचारा बार बार आ रहा होता है, मसला का हल मेरे पास है नहीं। तो अब ये समझाना, बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने इस उसकी पोस्ट के फर्स्ट कमेंट में आप अपनी डिटेल्स जरूर डाल देना कि कोई अपने PA वगैरह का नंबर, इतने लोग पूछते हैं कि कोई अच्छा साइकियाट्रिस्ट बताएं। तो आज आपके सामने ये माजिद आ गए हैं, कराची में जो लोग हैं वो तो बड़ी आसानी से इनसे मिल सकते हैं, और इसको कोई मर्ज ना समझे कम अज कम। तो उनके लिहाज से क्या, उनको किस तरह समझाया जाए, किस हद तक मैं उनको ट्रीट कर सकता हूँ और क्या ट्रीट कर सकता हूँ, और कब वो वक्त होता है कि उनको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए।
अच्छा, अब हमें दो बातें समझनी है। पहली बात तो ये कि किसी भी मरीज की घबराहट, बेचैनी या इस तरह की अलामात जिसके अंदर वो कार्डियक अलामात के साथ प्रेजेंट होते हैं, बगैर कार्डियक क्लियरेंस के, बगैर कार्डियक सही, क्लियरेंस के हमें ये बात तो नहीं कहनी। क्योंकि सही, अगर किसी की एंजाइटी डिसऑर्डर है और हम उसका इलाज 10 दिन लेट या 20 दिन लेट शुरू कर देंगे तो इंसानी सही, जान को खतरा नहीं है। लेकिन अगर किसी को वाकई कार्डियक प्रॉब्लम है और हम सिर्फ ये गो थ्रू कर दें कि वो ऐसी आ रहा है, घबराहट के साथ आ रहा है और कुछ अलामात के साथ आ रहा है, तो बगैर उसको मेडिकली क्लियर किए हुए, यानी कार्डियोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर किए हुए, साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर ना किया माजिद, जाए। ये बहुत अब हम अच्छा उन पॉइंट। माजिद, एक बात बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लूँ, बहुत बेहतरीन पॉइंट है ये। वजह ये है कि हमारे बहुत सारे जूनियर डॉक्टर इमरजेंसी से अपने तौर पे एक मरीज के बारे में फैसला कर लेते हैं बगैर प्रॉपर वर्कअप के या बगैर प्रॉपर एक कंसल्टेशन सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट के। वो अपने तौर पे फैसला कर लेते हैं, यार ये फीमेल है, ये एंक्शस लग रही है, इसमें कोई कार्डियक इशू नहीं है, उसको वहीं से लिख के बस कार्डियक। तो ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है कि अनलेस एंड अनटिल यू हैव एक्सक्लूडेड, क्योंकि उसमें डिले करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां आपने मिस कर दिया किसी को कार्डियक प्रॉब्लम इस लेबल के साथ कि ये साइकियाट्रिक इशू है, तो नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा। कंटिन्यू माजिद। और इसके अंदर फवाद एक और एडिशनल बात, क्योंकि ज्यादातर कार्डियक पेशेंट्स की कार्डियक प्रॉब्लम ट्रिगर करती है स्ट्रेस के साथ। तो अगर सही, मरीज आके इमरजेंसी में ये आके कह देता है कि डॉक्टर साहब वो मुझे घबराहट हो रही है, ये हो रही है, और वो पूछे क्यों क्यों हो रही है, और वो कह दे कि जी वो मुझे कारोबार में ये नुकसान हो गया या मेरे घर में झगड़ा हो गया था, सही, तो फिर जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स या ट्रेनीज हैं वो कहते अरे यार भेजो ये तो इसको जरा फंक्शनल है। फंक्शनल है, या ये साइकियाट्रिस्ट के पास भेजो। अच्छा, अब उस मरीज की बात कर लेते हैं कि जिसमें जैसे आपने जिक्र किया एंजियोग्राफी हो गई है और ये सारा वर्कअप रिलेटेड कंप्लीट है। वर्कअप हो गया है, वो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन मरीज इस बात पे वजिद है कि मुझे कोई ना कोई कार्डियक प्रॉब्लम है और मुझे डॉक्टर सही से शायद डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, और फिर उसकी सही, वजह से वो कई मुख्तलिफ कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाते हैं और हमारे पास तक पहुंचते हुए कई दफा इतनी मोटी फाइल लेकर आते हैं जिसमें 6-6 एंजियोग्राफियां हैं। मैं आपको बताऊं, एक ऐसा मरीज जिसने 3 महीने में 271 ईसीजीज करवाई थी मुख्तलिफ जगहों से, और किसी ईसीजी पे उसको तसल्ली नहीं हो रही थी। बेसिकली सही, दो बड़ी बीमारियां हैं एंजाइटी डिसऑर्डर ही की अंदर दोनों आती हैं। एक बीमारी है पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसके अंदर मरीज को स्पेसिफिकली कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स होते हैं, यानी दिल की धड़कन मिस करेगा, हार्ट बीट पे हाथ रखेगा तो वो बताएगा आपको कि डॉक्टर साहब हर चौथी बीट के बाद पांचवी बीट नहीं आती, गैप के बाद आती है। फिर वो अपनी पल्स देखेगा, बार बार ब्लड प्रेशर चेक कर रहा होगा, और तमाम टेस्ट नॉर्मल आने के बावजूद वो इस बात पे बिलीव करेगा कि उसको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है। दूसरी जो बीमारी जिसको हम कहते हैं सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर या हाइपोकोंड्रियासिस, जिसमें मरीज को यकीन की हद तक यकीन हो जाता है, और ये यकीन इतना पक्का होता है जितना हमारे बिलीफ सिस्टम में अल्लाह ताला के ऊपर हमारा यकीन है या हमारी इबादत के ऊपर हमारा यकीन है, मरीज को भी तकरीबन उस हद तक यकीन हो जाता है कि मुझे मसला कार्डियोलॉजी का ही है, लेकिन शायद मुझे सही कार्डियोलॉजिस्ट नहीं मिल रहा, और वो सही, कार्डियोलॉजिस्ट पे कार्डियोलॉजिस्ट बदलता जाता है। और हम इसे कहते हैं कि ये वो मरीज हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट की शॉपिंग कर रहे होते हैं, और ज्यादातर विंडो शॉपिंग नहीं करते, डिटेल शॉपिंग करते हैं, यानी खरीदते भी हैं, वो टेस्ट भी करवा लेते हैं, सब उसके कुछ। बावजूद तसल्ली नहीं होती। अब सबसे बड़ा इशू क्या है कि उस मरीज को काउंसलिंग कैसी की जाए। आपके तवज्जो से फवाद, आपके लिए भी और जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं और बल्कि जो फैमिली फिजिशियंस हैं, देखिए हमारे माशरे में बदकिस्मती से जहनी मर्ज, दिमागी मर्ज, नफ्सियाती मर्ज के साथ एक स्टिग्मा अटैच्ड है, जो हमने शुरू में बात की पागलपन की। सही, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा डीस्टिग्मेटाइज करें, यानी हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी करे और मरीज को ये समझाए कि देखिए दिमाग हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। अल्लाह ताला का जैसे सिस्टम है कि हर चीज में हाथ उठाना, पाँव करना, खाना पीना, दिल की हरकत, ये भी दिमाग से ही कंट्रोल होती है। तो कई दफा ऐसा होता है कि दिमाग में कुछ विटामिन की तरह के केमिकल, जो हमने शुरू में बात की, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये मामलात हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि दिमाग के कई डॉक्टर्स होते हैं, उसमें जो डॉक्टर दिमाग के उन केमिकल को डील करता है जो दिल की धड़कन को से मुताल्लिक कंट्रोल करते हैं, उनको हम साइकियाट्रिस्ट कहते हैं। तो आप अगर किसी अच्छे माहिर साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं और उनसे चेक करवाएं कि आपके दिमाग के कुछ विटामिन या न्यूरोट्रांसमीटर कुछ डिस्टर्ब हैं, तो फिर आपकी ये दिल की धड़कन वाले मामलात इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएंगे। अब अगर काउंसलिंग में हमने इसकी जगह ये कह दिया बीबी
आप समझे, आपका कोई दिल विल का मसला नहीं है, हमें मत तंग करो, जाके किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाओ। बराबर बैठे अटेंडेंट से ये कह दिया, बाबा आपकी जो वालदा है नफ्सियाती हो गई है। अच्छा, उधर से बेटे को बहू ने भी, अपनी बीवी ने भी कहा हुआ होता है कि तुम्हारी वालदा मुझे तंग करती है, और अक्सर बेटे फिर वहां से ये यकीन करके उठते हैं कि माँ मेरी तो सठिया गई है या पगला गई है और ये अब लाकाबिल इलाज है। ये हमारे लिए और एक मुश्किल मरहला है, और खसूसन उन सिचुएशन के अंदर जहां मरीज इस यकीन में है अपनी उस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी की वजह से, टेस्ट कुछ कह रहे हैं और चूंकि हम सही से काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो उनका इलाज प्रॉपरली नहीं हो रहा है। दूसरी बात आपने कहा जो कराची के मरीज तो मुझे दिखा सकते हैं, चूंकि कोरोना कोविड ने, लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ नया सिखाया है, तो इस दौरान हमने भी ये नया किया है कि नया सॉफ्टवेयर मेरे क्लिनिक पे ऐसा डेवलप हुआ है जिसके तहत दुनिया भर से मरीज देखे जा सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन थ्रू। आप एक छोटा सा पोस्टर मुझे भेज देना, वो मैं अपने पेज पे अपलोड कर दूंगा ताकि आपकी डिटेल्स उस पे मेंशन हो जाए और लोगों को आसानी हो जाए आप तक राब्ता करने के लिए। अच्छा, दूसरी बात दिल के वो, बस अब हम लास्ट 5 मिनट्स में कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, तो फिर भी इंशाल्लाह बाद में भी, और ये तो बड़ी अच्छी मेरा ख्याल है लोग जिस किस्म का रिस्पांस मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह, काफी कमेंट्स भी भरे हुए हैं, बाद में उनमें तफसील से आप भी जवाब दे सकते हो उनके अपने तौर पे भी, और मैं भी कोशिश करूंगा कुछ जवाब दे दूं। अभी काफी कमेंट्स हो चुके हैं उसमें। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, दूसरे एस्पेक्ट वो वाले पेशेंट्स हैं जिनको दिल का मसला हो जाता है, अब उसके बाद उनको उस दिल के मसले के जो एक खौफ बैठ जाता है उससे नॉर्मल लाइफ में आना, हार्ट अटैक हो गया, एंजियोप्लास्टी हो गई, बाईपास हो गया, माशाल्लाह हार्ट की तरफ से अब बिल्कुल वो ऐसे हो गए जैसे एक आम आदमी है, लेकिन एक अंदरूनी खौफ बैठा हुआ है और वो अपना रूटीन स्टार्ट नहीं कर पा रहे। घर के लोगों का भी यही ख्याल है कि उनको बिस्तर से नहीं उठने देना है, उनको ये नहीं करने देना है, उनको वो नहीं करने देना। तो इन वाले मरीजों के हवाले से भी कुछ बात हो जाए, दोनों मरीज और उनके आसपास। हमारी तरफ से अब ये है कि आपने अगर प्रॉपरली किसी के एंजियोप्लास्टी या वो उसका सब कुछ कर दिया है तो विद इन फर्स्ट टू सेकेंड वीक पेशेंट अपनी तमाम चीजें कर सकता है। अच्छा, ये बहुत ही अहम बात है, क्योंकि होता ये है कि हम कंसल्टेंट्स में बदकिस्मती से, इसमें मैं कहूँगा शायद हमारा कुछ थोड़ा सा कसूर है। एक इंटीग्रेटेड सिस्टम जो दुनिया भर में मौजूद है बिटवीन कार्डियोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और दूसरी सब स्पेशलिटी का, वो थोड़ा हमारे यहाँ बदकिस्मती से शायद इतना अच्छा नहीं है। उसकी वजह से होता यह है कि अगर कोई कार्डियक मरीज मेरे पास आ रहा है तो मैं पहले उसे कहूँगा कि जाके पहले ये क्लियर करवा के आओ भाई, तुम्हें कार्डियक टिश्यू क्या है, किस तरह से है। वाइसी वर्सा उससे भी ज्यादा होता है कि अगर मैंने कोई ऐसी दवा लिखी हुई है जो मुझे पता है कि कार्डियक मरीज में बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल महफूज है, और कार्डियोलॉजिस्ट के पास वो मरीज जाते हैं तो वो दवा बंद कर दी जाती है कि नहीं नहीं ये दवा नहीं खानी है, ये दिल की दवाइयों के साथ कोई भी दवाई मुझसे पूछे बगैर नहीं खानी। तो हमें ये बात यहाँ समझनी होगी कि जाहिर है कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम का लैकिंग तो है, लेकिन बहुत कॉमन है कि कार्डियक पेशेंट के साथ एंजाइटी डेवलप होना, खसूसन एक इवेंट के बाद। एक मरीज जो नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा था, फिर उसको चेस्ट पेन हुआ, चेस्ट पेन के बाद उसका जो ईटीटी हुई, एंजियोग्राफी हुई या दूसरा टेस्ट हुआ, फिर कुछ पॉजिटिव आया, इलाज हो गया, इलाज होने के बाद वो बिल्कुल रिकवर हो गया। अब होता यह है कि कार्डियक मरीजों के साथ कुछ तो एहतियात जरूरी होती हैं, लेकिन एक ऐसी एहतियात जो माशरे ने जन्म ली हुई है, और उनकी एक ऐसी लंबी लिस्ट है कि अगर दिल का मरीज कोई घर में मौजूद है तो उसको वो बिस्तर से भी उतरने लगता है तो 6 आदमी दौड़ते हैं उसको हाथ पकड़ के कि आप खुद से ना उतरें। 3-3 महीने तक उनको चलने नहीं देते। यानी मैं ये वो बात बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली मेरे क्लिनिक पे मरीज लेकर आए हैं, और घर वो मरीज आके रो रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब कार्डियक बीमारी से मैं इतना परेशान नहीं था, लेकिन घर वालों की उस एहतियात ने, डॉक्टर मना करते हैं लेकिन घर वालों के, आपने वो बादी नहीं खाना है, आपने वो फला चीज के ऊपर हाथ नहीं लगाना है, आपने दिन में 20 कदम से ज्यादा नहीं चलना है, जबकि डॉक्टर साहब मुझे कह रहे थे कि 1 हफ्ते के बाद आपने वॉक 10 मिनट की और फिर आधे घंटे की शुरू करनी है। सो आप इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अवामुन नास को ये बात समझनी होगी कि एहतियात और परहेज सिर्फ उतना ही करें जितने कार्डियोलॉजिस्ट ने आपको बताया है, और इससे ज्यादा अगर आप किसी पे परहेज भी थोप रहे हैं या एहतियात भी थोप रहे हैं, उसके लिए एक नए स्ट्रेस का बाइस बना रहे हैं। यानी मेडिकल साइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इलाज के बाद मरीज की फिजिकल और सोशल रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए। हमारे यहाँ स्टिग्मा नॉर्मल लाइफ में है, हमारे यहाँ दोनों बीमारियों को, यानी आप कार्डियक बीमारियों को भी और जहनी बीमारियों को, जब मरीज ठीक भी हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, हमारे साथ भी यही होता है,
कि मरीज ठीक हो गया, हमने कहा जी मरीज ठीक है, नॉर्मल रूटीन में जाइए। अब अगर वो घर में किसी फैसले को, कोई घर में कोई शादी का फैसला है, नहीं नहीं बाबा को टेंशन होता, बाबा को दूर बिठाएं। भाई उनको नॉर्मलाइज करें, जितना वो ज्यादा हम रूटीन में उनको आएगा आहिस्ता रूटीन में आहिस्ता। आएगा उतना ज्यादा वो ठीक होगा। तो बहरहाल अगर ऐसे कोई मरीज है, अगेन उनको दोबारा रीएश्योरेंस कराने की जरूरत है, सही प्रॉपर सही। काउंसलिंग की जरूरत है, और मरीज के साथ अटेंडेंट की काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। हमारे सही यहाँ आप फवाद, आप प्रैक्टिकली मरीजों को देखते हैं तो आपको पता है कि कई मरीज उस वक्त तक कमरे से नहीं निकलते जब तक उन्हें परहेज ना बताया जाए, जबकि उनके मरीज में शायद किसी परहेज की जरूरत किसी भी पर नहीं की होती, जरूरत नहीं होती, बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल। और कई दफा वो इतनी जिद पे आते हैं कि मतलब मुझ जैसा माहिर, जो अपने जाहिर अपने शोबे के हिसाब से मैं बिल्कुल माहिर कह रहा बिल्कुल, हूँ, इतना अरसा हो गया कि है माशाल्लाह। काउंसलिंग करने के बावजूद, बार बार समझाने के बावजूद, जब तक वो मुझसे डांट नहीं सुनते तब तक वो परहेज का पूछते रहते हैं। खैर बहुत अच्छा रहा माजिद, मेरा ख्याल है हम फ्यूचर में भी इसका कोई वो बनाएंगे, क्योंकि ये मसाइल ऐसे हैं जो आम जिंदगी के भी हैं, फिर ऐसे टॉपिक लेकर जिन पे हार्ट से रिलेटेड और मेंटल हेल्थ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिर्फ पेशेंट के हवाले से भी नहीं, जूनियर डॉक्टर्स हर हर लेवल पे हर लेवल, लोगों हर को लेवल। एक मेंटल हेल्थ और उसकी फिर एक स्टेबिलिटी, कैसे डील करना है, कैसा रहना है। तो बहुत खुशी हुई आपने ज्वाइन किया हमें। अब आपने दो काम करने हैं, अपना एक पोस्टर छोटा सा मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं अपने उस पे कमेंट्स आप देख लीजिएगा, बहुत सारे सवालात होंगे जो अगर आपको टाइम मिले तो, हमारे दोस्तों को अक्सर हमसे शिकायत होती है कि जाहिर सी बात है 100 200 300 कमेंट्स और इनबॉक्स में उनको जवाब देना मुश्किल होता है, मुश्किल लेकिन होता मेरा ख्याल है कि आज का ये सेशन तमाम लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बहुत शुक्रिया आपका माजिद, ऑफलाइन हो रहे हैं हम, थैंक यू बहुत बहुत। कुछ बात आप करना चाहो तो, सॉरी मैं है। जी आप कुछ जी जी, बस मैं फाइनल सिर्फ कमेंट्स। आखिरी बात ये करना चाह रहा हूँ कि मेरी टेक्निकल टीम ने ये जो आज का हमारा सेशन है, ये मेरे फेसबुक पेज पे और दी ब्रेन क्लिनिक फेसबुक पेज पे भी जा रहा है, तो मैं वहां से माशाल्लाह, कमेंट्स पढ़ के कोशिश करूंगा कि मैं वहां से बिल्कुल। जवाब भी दे सकूं लोगों को, और फिर वो और अगर यकीनन जवाब ना आपसे दे आपका सकूं कांटेक्ट नंबर भी पूछेंगे, वो सारी चीजें, तो वो तमाम डिटेल, ताकि वो मेरे ऊपर जिम्मेदारी ना आए कि आपने वो मैं हमें। आपको वो मैं आपको नंबर भेज देता हूँ जहां से लोग ऑनलाइन सही क्लिनिक अगर करवाना चाहते हैं, कहीं कोई मशवरा, सही या क्लिनिक पे सही, आके, तो वो दोनों चीजें आपको डिटेल में अभी ठीक थोड़ी देर में ठीक, भेज देता हूँ मैं आपको। सही। बहुत बहुत तो शुक्रिया फवाद, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत मजा शुक्रिया, आया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।